आज हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर समझेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ये वर्ड आया है कोऑर्डिनेशन, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो क्या सिर्फ हमारी मसल्स काम करती है उस टाइम? नहीं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त हमारा हार्ट, हमारी किडनी, हमारा लंग और बाकी बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जो मिलकर कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं। मतलब एक साथ सहयोग होकर अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जैसे लिखते हैं प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर, दो या दो से अधिक, टू और मोर ऑर्गन्स interact and complement function of each other। ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक ऑर्गन्स मिल करके एक साथ सहयोग करके, मतलब एक दूसरे के फंक्शन में अगर सहयोग कर रहे हैं तो उसे ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेट वे में काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम कौन कौन करता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में 2 सिस्टम हैं जो कोऑर्डिनेट होकर वर्क करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला न्यूरल सिस्टम, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके बारे में हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूरल सिस्टम क्या है? ये न्यूरल सिस्टम कैसे काम वर्क करता है? ये न्यूरॉन के थ्रू काम करता है। किसके थ्रू? थ्रू न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन के थ्रू काम करता है। और ये किसके थ्रू काम करता है? ये थ्रू केमिकल्स, ये केमिकल्स के थ्रू काम करते हैं। ठीक है, केमिकल्स। ये जो न्यूरॉन होते हैं ये पॉइंट टू पॉइंट पाए जाते हैं, मतलब बॉडी के हर पॉइंट पे ये न्यूरॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन करते हैं। लेकिन हार्मोन्स हर पॉइंट टू पॉइंट काम नहीं कर सकते। इन्हें क्या किया जाता है? इन्हें ब्लड में पोर्ट कर दिया जाता है और ब्लड के थ्रू ही ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं? ये हार्मोन के कारण करते हैं। ठीक है, केमिकल्स में ये हार्मोन वर्क करता है। ये बहुत फास्टर होते हैं, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट है, ये बहुत फास्टर वर्क करते हैं। ये स्लोअर है, क्यों? क्योंकि इन्हें ब्लड के थ्रू जाना होता है ना, तो इसलिए बहुत स्लोअर है। अगर इसको हम देखें, ये फास्टर भी है, बहुत फास्ट कंडक्ट करता है, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बहुत शॉर्ट लास्टिंग होता है, बहुत थोड़ी देर के लिए। ये स्लो वर्क करता है, धीरे धीरे पहुंचता है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब ज़्यादा देर तक वर्क करता है। ठीक है, अब हमने समझ लिया। इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद न्यूरल कंट्रोल के बाद दूसरे चैप्टर में इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम को कि किस में कब कब कैसा कैसा पाया गया न्यूरॉन नर्व। ठीक है, सबसे पहले जब हम देखते हैं तो इन्वर्टिब्रेट में देखते हैं। सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट आए थे, तो इन्वर्टिब्रेट में बहुत ही सिंपल टाइप का पाया जाता है। सिंपल इन्वर्टिब्रेट जो नर्वस सिस्टम है वो इन्वर्टिब्रेट बहुत सिंपल था। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम हाइड्रा में देखें, हाइड्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूरॉन के नेटवर्क्स पाए जाते थे, जाल, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, अगर इंसेक्टा में हम देखें, इसमें तो ब्रेन पाया जाता था, इसमें ब्रेन आ गया था, ब्रेन प्रेजेंट हो गया था। ठीक है, ब्रेन प्रेजेंट हो गया था अलॉन्ग विथ गैंग्लिया। एंड न्यूरल टिश्यू। ठीक है, और फिर अब हम वर्टिब्रेट में अगर देखें, इसमें बहुत ही यहाँ तक पहुँचने पे नर्वस सिस्टम बहुत ही वेल डेवलप्ड हो गया था। ठीक है, इसलिए इसमें कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम पाया जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कोई अगर सब लोग जो देख रहे हैं उसमें ये कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सबसे पहले किस में नर्वस सिस्टम पाया गया था। ठीक है, नर्व टिश्यू सबसे पहले किस में प्रेजेंट थे, कौन से फाइलम में, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब हम नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम क्या है? 2 टाइप्स का पाया जाता है। नर्वस सिस्टम कैसा होता है? हमारे में 2 टाइप्स होता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका नाम सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्यों पड़ा है? क्योंकि बॉडी के एकदम सेंटर पार्ट में होता है, इसलिए इसका नाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पड़ा है। ठीक है, इसको फिर हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा? पहला है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो सेंटर में पाया जाता है उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक बार हम देख लेते हैं। ये हमारा ब्रेन हो गया, ठीक, और ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये बॉडी के एकदम सेंटर में, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंटर, ये यहाँ पे वर्टिब्री पाई जाती है, इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्यों पड़ा है? क्योंकि जो ब्रेन से जितनी भी नर्व निकलती है साइड साइड में, स्पाइनल कॉर्ड से भी जितनी नर्व निकलती है साइड साइड में, तो ये पेरीफेरी में है, मतलब साइड साइड को पेरीफेरी कहते हैं, इसलिए ये पेरीफेरी में है, इसलिए इसे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम हम कहते हैं। ठीक है, अब हम अगर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को देखें तो ये भी टू टाइप्स की होती है। ऐसे हमने अगर डिवाइड तो ऐसे किया जाता है, लेकिन एक तरफ से अगर हम देखें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमें क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व भी होती है, बट एनसीईआरटी में ऐसे डिवाइड नहीं किया गया, इसलिए हमने इसको ऐसे बताया है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे कि क्रैनियल नर्व हमारे में 12 पाई जाती है, क्रैनियल नर्व 12 पेयर पाई जाती है। ठीक है, और स्पाइनल नर्व 31 पेयर पाई जाती है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में इसे हम दूसरी तरीके से डिवाइड किए। ठीक है, अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कैसे एनसीईआरटी में डिवाइड किया ये देखते हैं। ठीक है, तो इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया, एक सेंसरी नर्व और दूसरा मोटर नर्व। ठीक है, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। सेंसरी नर्व किसे कहते हैं? ठीक है, सेंसरी नर्व किसे कहते हैं? ऐसी नर्व जो किसी भी सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को कहाँ तक ले जा रही है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जा रही है, उसे हम कहते हैं सेंसरी नर्व। ठीक है, हमारे सेंस ऑर्गन 5 सेंस ऑर्गन है, उस सेंस ऑर्गन से अगर इन्फॉर्मेशन लेके जा रही है कहाँ तक? सेंसरी ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन लेकर कहाँ तक जा रही है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। जैसे मान लीजिए हमें किसी ने पिंच किया, ठीक है, तो हमें जो वो पिंच किया वो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक जा रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रहा है। वो कौन ले जाती है? वो ले जाती है सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व को हम सेंसरी नर्व को एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन से नाम जानते हैं? इसे अफरेंट नर्व भी कहते हैं। अफरेंट नर्व, अफरेंट नर्व मतलब सेंसरी नर्व जो लेके जा रही है कहाँ तक? सीएनएस तक। ठीक है, और फिर उसके बाद हम मोटर नर्व को देखें तो मोटर नर्व को भी दूसरे नाम से जाना जाता है इफरेंट। ठीक है, इफरेंट नर्व के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या करती है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जैसे यहाँ से सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक गया, इसके बाद एनालाइज होगा कि क्या है। ठीक है, उसके बाद हमें किसी ने पिंच किया तो हमें हाथ हटाना है, नहीं हटाना है, सिर्फ मुस्कुरा के रह जाना, मतलब क्या करना है, रिएक्ट क्या करना है हमें, वो कौन बताएगा? वो मोटर नर्व इन्फॉर्मेशन लेके जाएगी कहाँ से? सीएनएस से। ठीक है, तो ये सीएनएस से कहाँ तक जा रही है? किसी इंटरनल ऑर्गन या मसल तक ले जा रही है। ठीक है, जो सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक ले जा रही है उसे हम सेंसरी नर्व कहेंगे, और जो सीएनएस से किसी इंटरनल ऑर्गन या किसी मसल्स तक लेके जा रही है इन्फॉर्मेशन को, उसे हम मोटर नर्व कहेंगे। ठीक है, अब हम देखिए, हम मोटर नर्व को भी क्या करेंगे? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। मोटर नर्व को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला है सोमैटिक और दूसरा है ऑटोनॉमिक। ठीक है, अब देखो सोमैटिक क्या होता है? दोनों नर्व मोटर नर्व हैं, दोनों नर्व कैसी हैं? मोटर हैं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन तक क्या कर रही हैं? इन्फॉर्मेशन को लेके आ रही हैं। लेकिन कब कब लेके आ रही हैं? देखो सोमैटिक जो नर्वस सिस्टम है, सोमैटिक क्या कर रही है? सोमैटिक तब आ रही है जब सीएनएस से किसी स्केलेटल मसल्स तक अगर इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उसे हम सोमैटिक कहते हैं। ठीक है, और मतलब वॉलंटरी तक। ठीक है, जो हमारे इच्छा शक्ति के अनुसार हम काम करते हैं उसे हम वॉलंटरी कहते हैं। ठीक है, जो हमारे विल पावर में होता है। और ऑटोनॉमिक में क्या है? वो इन्फॉर्मेशन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसी इनवॉलंटरी ऑर्गन या फिर स्मूथ मसल तक आ रही है, ठीक है, उसे हम कहेंगे ऑटोनॉमिक। दोनों मोटर नर्व हैं, एक सोमैटिक है एक ऑटोनॉमिक है। सोमैटिक क्या करती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसी स्केलेटल ऑर्गन या फिर वॉलंटरी ऑर्गन तक अगर इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उसे हम सोमैटिक कहेंगे, और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसी इनवॉलंटरी ऑर्गन या स्मूथ मसल्स तक अगर इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उसे हम ऑटोनॉमिक कहेंगे। ठीक है, अब हम ऑटोनॉमिक को ही देखें तो इसमें हम फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऑटोनॉमिक को मोटर है, ऑटोनॉमिक है, और फिर उसके बाद उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक हो गया सिंपैथेटिक और दूसरा हो गया पैरासिम्पैथेटिक।
सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, सिंपैथेटिक उस वक्त वर्क करता है जब हम किसी इमरजेंसी स्टेट में होते हैं, जैसे एग्ज़ाम के टाइम हो गया, इंटरव्यू के टाइम, ठीक है, उस वक्त ये सिंपैथेटिक नर्व काम करती है, ठीक है, किस टाइम पे, इमरजेंसी स्टेट में, जैसे हमारी कोई चोरी पकड़ी गई, उस वक्त सिंपैथेटिक नर्व काम करती है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक कब करती है, ये एकदम रिलैक्स टाइम पे काम करती है, रिलैक्स्ड स्टेट में, जैसे हम सोए हैं, ठीक है, हम या फिर बहुत शांति से बैठे हुए हैं, उस वक्त अगर कोई नर्व काम करती है उस वक्त पैरासिम्पैथेटिक काम करती है, ठीक है, ये हम समझ गए। नर्वस सिस्टम को हमने समझ लिया। अब हम न्यूरॉन को देखते हैं, ठीक, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर वगैरह हम देख लेते हैं। ये न्यूरॉन को क्या है, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। न्यूरॉन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में। कौन कौन से, सेल बॉडी, ठीक है, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। आप लोग मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि सेल बॉडी के ग्रुप को क्या कहते हैं, एक्सॉन के ग्रुप को क्या कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, ये है इसका न्यूक्लियस। नर्वस सिस्टम को हमने समझ लिया। अब हम न्यूरॉन्स को समझ लेते हैं। न्यूरॉन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स में, ठीक है। इस 3 पार्ट मिलकर के न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये इसका क्या पार्ट है, ये सेल बॉडी है, ठीक है, सेल बॉडी। सेल बॉडी में क्या क्या पाया जा रहा है, सेल बॉडी में न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है और बहुत सारे टिपिकल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, ढेर सारे टिपिकल ऑर्गेनेल्स। बट इसमें एक बात अच्छे से नोट कर लीजिए, इसमें सेंट्रोसोम अब्सेंट होता है, सेंट्रोसोम अब्सेंट होता है, इस वजह से इसमें डिवाइड नहीं होते, ठीक है, ये डिवाइड नहीं करते। ये हो गया सेल बॉडी। अब हम ये क्या है, ये डेंड्राइट है। डेंड्राइट को देख लेते हैं। डेंड्राइट क्या है, शॉर्ट है, देखिए बहुत शॉर्ट है, इसके आर्म क्या है, बहुत शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट है, ब्रांच्ड भी दिख रहे हैं, शॉर्ट है, ब्रांच्ड है, और ये इम्पल्स को क्या करता है, सेल बॉडी की तरफ ले आता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इम्पल्स टूवर्ड्स सेल बॉडी, ठीक है, इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ ले आता है। ये एक्सॉन है। एक्सॉन कैसा, हमें बहुत लंबा दिखाई पड़ रहा है, तो ये लॉन्ग फाइबर है, और ये भी इम्पल्स को ही ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट इम्पल्स टूवर्ड अवे फ्रॉम सेल बॉडी। डेंड्राइट और एक्सॉन दोनों ही इम्पल्स का ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, बट ये सेल बॉडी की तरफ लेके आता है और ये सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। ट्रांसपोर्ट इम्पल्स टूवर्ड अवे फ्रॉम सेल बॉडी। और अगर हम देखें तो ये लास्ट में ये इसका डिस्टल एंड है, ठीक है, जो दूर एंड होता है उसको हम डिस्टल एंड कहते हैं। इसका डिस्टल एंड है। इसका डिस्टल एंड कैसा होता है, ब्रांच होता है, ठीक है। डिस्टल एंड कैसा है, इसका ब्रांच्ड है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रांच एंड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। इसे हम साइनेप्टिक वेसिकल कहते हैं। जो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल। वेसिकल का मतलब होती है थैलियाँ, ठीक है, ये छोटी छोटी थैलियाँ हैं। डिस्टल एंड कैसा है, ब्रांच्ड है, और यहाँ पे छोटी छोटी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम साइनेप्टिक वेसिकल कहते हैं। ये जो साइनेप्टिक वेसिकल है इनके अंदर कुछ केमिकल्स भरे होते हैं। केमिकल्स क्या होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। जो केमिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। इन छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में छोटी छोटी थैलियाँ पाई जाती हैं जिन्हें साइनेप्टिक वेसिकल कहते हैं। इस साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ठीक है, हमने ये देख लिया। और यहाँ पे देखिए सेल बॉडी और डेंड्राइट में कुछ ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सेल बॉडी में और डेंड्राइट में, एक्सॉन में नहीं है, एक्सॉन में क्या है, एब्सेंट है। सेल बॉडी और डेंड्राइट में ही पाए जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं निसल ग्रैन्यूल्स, निसल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है, निसल। ये निसल ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, ये राइबोसोम है, क्या है, राइबोसोम।
राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब हमने न्यूरॉन देख लिया। अब हम इसके आगे न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स भी देख लेते हैं। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स देख लेते हैं। वैसे न्यूरॉन तो 3 टाइप के होते हैं, बट मैं आपको 4 टाइप के पढ़ाऊंगी। ठीक है, एनसीईआरटी में 3 टाइप के दिए हैं, बट आप चारों जानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जानना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहला चलिए देखते हैं। ठीक है, पहला न्यूरॉन अगर हम देखें तो ये मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, और डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये नया है, आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक एक को करके हम देख लेते हैं। जो मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कई सारे डेंड्राइट होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर भी देख लें, इसमें कई सारे डेंड्राइट होते दिख रहे हैं। इधर मेनी डेंड्राइट है और एक्सॉन क्या है, सिंगल है। जहाँ पे मेनी डेंड्राइट और सिंगल एक्सॉन पाया जाएगा, ठीक, उसे हम कहेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। मेनी डेंड्राइट मतलब डेंड्राइट कई सारे होंगे और एक्सॉन सिंगल होगा, उसे हम कहेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। एग्जाम्पल देखें तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। अब हम बाईपोलर न्यूरॉन को देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? इसमें सिंगल डेंड्राइट है और सिंगल एक्सॉन है। कैसे हैं? सिंगल डेंड्राइट है और सिंगल एक्सॉन। ठीक, इसलिए इसमें एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन दिख रहा है, इसलिए हम इसे बाईपोलर कहेंगे। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? एग्जाम्पल अगर देखिए इसको, तो ये हमारे आंखों की रेटिना में पाया जाता है, रेटिना ऑफ आइज। आप एग्जाम्पल अच्छे से याद करिएगा, इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें एग्जाम्पल ही पूछता है कि कौन सा एग्जाम्पल किस टाइप का न्यूरॉन है। ठीक है, और अगर हम यूनिपोलर देखें तो यूनिपोलर का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। नोड इसमें देखिए एक भी डेंड्राइट दिख रहा है नहीं, एक्सॉन केवल एक एक्सॉन दिख रहा है, डेंड्राइट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसे नो डेंड्राइट, एक भी डेंड्राइट नहीं है और सिंगल एक्सॉन है। अगर हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है तो ये कैसा है? ये यूनिपोलर है। ठीक, अब इसको हम इसका भी एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है, ये हमारे भ्रूणावस्था में इस प्रकार का न्यूरॉन पाया जाता है। हम डॉर्सल रूट गैंग्लियन और स्पाइनल कॉर्ड, ये जो नया है इसे हम देख लेते हैं। क्या ये अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाता है ना, दिखने में एकदम यूनिपोलर की तरह दिख रहा है ना। देखिए ये यूनिपोलर है नहीं, ठीक है, इसलिए इसे हम फाल्स यूनिपोलर या स्यूडो यूनिपोलर भी कहते हैं। आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार फिर भी दिमाग में रहना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन बना दिया तो कम से कम आपको याद रहे। ठीक है, हमने नर्व सिस्टम को भी देख लिया, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर भी देख लिया, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स भी देख लिए। अब हम टाइप्स ऑफ एक्सॉन देखेंगे। ठीक है, हमने एक्सॉन को पढ़ा है तो हम टाइप्स ऑफ एक्सॉन भी 2 टाइप के होते हैं, इसलिए हम टाइप्स ऑफ एक्सॉन भी देख लेते हैं। चलिए, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है। जब एक्सॉन है, एक्सॉन के ग्रुप को क्या कहते हैं? एक्सॉन के ग्रुप को नर्व कहते हैं। एक्सॉन जब नर्व बनाता है तो उसके चारों तरफ कोई ना कोई सेल पाई जाती है। ठीक, कोई चारों तरफ कोई ना कोई सेल पाई जाती है। ये क्या है? ये इसके चारों तरफ पाई जाने वाली सेल है, नर्व के चारों तरफ पाई जाने वाली सेल। जो हमने देख लिया, नर्व के चारों तरफ कोई ना कोई सेल पाई जाती है। ये चारों तरफ ये सेल पाई गई, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वान सेल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्वान सेल। यहाँ पे भी उसी तरह से, इधर भी उसी साइड से, ये भी स्वान सेल। ठीक, चारों तरफ सेल पाई गई, इनका अपना न्यूक्लियस पाया जाता है, इनके अपने अपने न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब स्वान सेल क्या करती है कि एक लिपिड की लेयर बनाती है यहाँ पे,
एक लिपिड श्वान सेल ने क्या किया है, एक लिपिड की लेयर बना रखी है। ये है लिपिड की लेयर, लिपिड या फास्फोलिपिड की लेयर भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्या बनाई, एक लिपिड की लेयर बना दी, बट यहाँ पे लिपिड की लेयर नहीं पाई जाती। जो ये लिपिड या फास्फोलिपिड की लेयर जो पाई जा रही है, इसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। क्या कहते हैं इसे, इसे ही हम कहते हैं माइलिन शीथ। जिसे कौन बनाता है, श्वान सेल बनाती है। इस माइलिन शीथ या लिपिड की लेयर को कौन बनाता है, श्वान सेल बनाती है, प्रोड्यूस्ड बाय श्वान सेल इन पीएनएस। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पीएनएस में श्वान सेल सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही क्या करती है, माइलिन शीथ को बनाती है। पीएनएस के अंदर मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं बनाती, सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल माइलिन शीथ को बनाती है। यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं पाई जाती, यहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है, यहाँ पे माइलिन शीथ अब्सेंट है। इस आधार पे हम इसे एक्सॉन को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया माइलिनेटेड एक्सॉन और दूसरा हो गया नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। यहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है इसलिए इसे माइलिनेटेड एक्सॉन कहेंगे, यहाँ पे माइलिन शीथ अब्सेंट है इसलिए इसे हम नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन कहेंगे। यहाँ पे श्वान सेल ने माइलिन शीथ को नहीं बनाया। माइलिन शीथ जो बनाया है ये फास्फोलिपिड की लेयर है। कैसी लेयर है, ये लिख लीजिए वरना भूल जाएंगे। ये कैसी लेयर है, फास्फोलिपिड की लेयर है। ये इंसुलेटर का काम करता है, फास्फोलिपिड की लेयर है ये माइलिन शीथ। ये क्या कैसा काम करता है, इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर मतलब ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कोई भी आयंस क्या होंगे, यहाँ से पास नहीं करेंगे, चाहे वो कैल्शियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, कोई भी आयन हो, ये यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से पास नहीं करेंगे। आयंस कांट पास थ्रू, यहाँ से कोई भी आयन पास नहीं करेंगे। माइलिन ये फास्फोलिपिड की लेयर है जो कि एक इंसुलेटर का काम करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है इसलिए कोई भी आयन यहाँ से यहाँ पास नहीं करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे ये माइलिन शीथ बनी इसके बीच बीच में एक गैप दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे एक बीच बीच में एक गैप दिखाई पड़ रहा है जिसे हम कहेंगे नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर क्या है, ये गैप्स इन माइलिन शीथ है। क्या है, गैप्स इन माइलिन शीथ। हर माइलिन शीथ के बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूर पे क्या है, एक गैप है जिसे हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। यहाँ से आयन पास नहीं हो सकता, लेकिन ये जो बीच बीच में जो गैप पाए जाते हैं यहाँ से आयन पास होते हैं। इम्पल्स क्या करते हैं, यहाँ से पास होते हैं। तो यहाँ से तो अब प्रवेश कर नहीं सकते इम्पल्स, इसलिए इम्पल्स क्या करते हैं, इम्पल्स यहाँ ऐसे, ये हर नोड ऑफ रेनवियर से आयंस क्या करते हैं, पास करते हैं। और कैसे करते हैं, जंप कर करके करते हैं। ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये जंप कर करके आयंस क्या करेंगे, पास करेंगे। इसलिए इसे हम कभी कभी साल्टेटरी कंडक्शन भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा इवोल्यूशन में, साल्टेटरी कंडक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब है ये इम्पल्स जंप कर करके जब जाते हैं इसे हम साल्टेटरी कंडक्शन भी कहते हैं। लिख लीजिए एक जगह, साल्टेटरी कंडक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब इम्पल्स क्या करेंगे, जंप करके जाएंगे, इम्पल्स जंपिंग, ठीक। इसे हम साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। नॉन माइलिनेटेड के मुताबिक ये माइलिनेटेड एक्सॉन जो हैं ये इम्पल्स को ज़्यादा तेज़ी से कंडक्ट करते हैं। मतलब नॉन माइलिनेटेड के मुताबिक 20 टाइम फास्टर कंडक्शन देन नॉन माइलिनेटेड। मतलब ये नॉन माइलिनेटेड के मुताबिक 20 टाइम्स फास्टर कंडक्शन करते हैं, क्योंकि ये जंप कर करके जा रहे हैं। यहाँ पे जो श्वान सेल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं पाई जाती, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे इम्पल्स ऐसे करके जाएगी तो ये जल्दी पहुँचेगी, या ये जंप करके पहुँच जाएगी तो ये जल्दी पहुँचेगी, ठीक है। तो इम्पल्स जो यहाँ पे ये बहुत फास्ट काम करती है, इसके मुताबिक 20 टाइम्स फास्टर है, ठीक है। ये हमने देख लिया। ये अच्छा ठीक है, ये हमने तो ये देखा कि श्वान सेल्स माइलिन शीथ को कहाँ कहाँ बनाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर बनाती है। जब अगर हम देखें कि श्वान सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी तो टाइप्स होंगे एक्सॉन के, माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड होंगे। वहाँ पर कौन बनाता होगा माइलिन शीथ को, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं एक जगह। तो वहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इनसाइड कौन बनाता है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट।
जैसे यहाँ पे स्वान सेल बना रही थी माइलिन शीथ को इनसाइड CNS, ठीक है, इनसाइड CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अगर माइलिन शीथ को बनाती है तो कौन बनाता है, प्रोड्यूस माइलिन शीथ, कौन बनाता है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट बनाता है, ठीक है। ये आउटसाइड CNS है, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल बना रही है माइलिन शीथ को, और CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पाए जाते हैं, तो वहाँ पे भी तो एक्सॉन के टाइप्स पाए जाएंगे, वहाँ पे ऑलिगोडेंड्रोसाइट पाई जाती है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीथ को बनाती है। अब हम जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स समझेंगे, मतलब इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है हम ये समझेंगे, ठीक है। चलो ये हमने मान लो एक एक्सॉन लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, एक एक्सॉन लिया, एक्सॉन के ग्रुप को ही हम नर्व कहते हैं। यहाँ हमने एक एक्सॉन लिया, ये इसकी एक्सॉन मेम्ब्रेन है, ये एक्सॉन मेम्ब्रेन है। यहाँ पे मेम्ब्रेन पे ये फास्फोलिपिड की बाइलेयर पाई जाएगी, फास्फोलिपिड की बाइलेयर पाई जाएगी, ठीक है, ये फास्फोलिपिड की बाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर है। यहाँ पे प्रोटीन पाए जाएंगे मेम्ब्रेन में, ये इसका एक्सोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को ही हम इसमें एक्सोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पे मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स पाई जाएंगी वो दो प्रकार की होंगी, जहाँ पे जो इम्ब्रीड होंगी, फुल्ली इम्ब्रीड होंगी प्रोटीन, वो दो प्रकार की होंगी प्रोटीन, ठीक है। इसे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे, पूरा देखिए इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन दो प्रकार की पाई जाएंगी, कौन कौन सी, एक होता है पंप और एक होता है चैनल। पंप क्या करता है और चैनल क्या करता है हम ये देख लेंगे। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो कि मेम्ब्रेन में फुल्ली इम्बेडेड है, धसी हुई है, इम्बेडेड का मतलब होता है धसी हुई है, ठीक है। चैनल क्या करता है, चैनल हाई टू लो कंडक्शन करता है। कैसे करता है, हाई टू लो कंडक्शन करता है, हाई टू लो कंडक्शन करता है। इसलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। कैसा ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें ATP का यूज नहीं होता, नो ATP यूज्ड। अगर एग्जाम्पल में हम देखें तो सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और अगर हम पंप में देखें तो पंप क्या करता है, पंप लो टू हाई कंडक्शन करता है। ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, ठीक है। ये लो टू हाई ले जाता है, इसलिए इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें ATP का यूज होता है, ये ATP का यूज करके फिर क्या करता है, लो टू हाई ले जाता है, कंडक्शन करता है। ये हमने देख लिया। अब हम आगे ये देखते हैं कि सोडियम कहाँ है, सोडियम बाहर ज़्यादा होता है और पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है। सोडियम बाहर ज़्यादा है, पोटेशियम अंदर ज़्यादा है। अगर हमने ये देखा, यहाँ पे सोडियम ज़्यादा है और पोटेशियम अंदर ज़्यादा है, सोडियम बाहर ज़्यादा है और पोटेशियम बाहर ज़्यादा है। यहाँ पे ये ECF है, मतलब मेम्ब्रेन के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पाया जाता है। मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या है, सोडियम है और पोटेशियम अंदर है, मेम्ब्रेन के अंदर पोटेशियम ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम देखें तो चैनल क्या करेगा, चैनल हाई टू लो कंडक्शन करेगा। मतलब सोडियम यहाँ ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, वो इसको अंदर लाएगा, और पोटेशियम यहाँ ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको बाहर लेके जाएगा। और पंप, अगर पंप को देखें तो पंप क्या करेगा, पंप क्या करेगा, यहाँ पे सोडियम ज़्यादा है, यहाँ पोटेशियम ज़्यादा है, तो पंप क्या कर रहा है, पंप उल्टा कर रहा है। यहाँ पे कम है सोडियम तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ लेके जाएगा, और पोटेशियम यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है तो ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ लेके आएगा। ये हमने समझ लिया। अब हम जब अगर देखें चैनल, तो चैनल को हम दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है लीकी चैनल और एक होता है वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। लीकी चैनल क्या करता है, ये ऑलवेज ओपन रहता है, हमेशा खुला रहता है। और जो वोल्टेज गेटेड चैनल होता है ये कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज पे ही ओपन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये ओपन एंड क्लोज, मतलब खुलता एंड बंद होता है, ओपन एंड क्लोज एट पर्टिकुलर वोल्टेज पे। मतलब इसके लिए कुछ फिक्स वोल्टेज होता है जिस पे ये ओपन और क्लोज होगा। इसे हम देख लेते हैं। ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है और एक पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, ओपन एंड क्लोज, ठीक है। जैसे ही -55 मिली वोल्ट होगा का वोल्टेज मिलेगा, क्या होगा, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे, और जैसे ही +30 मिली वोल्ट का वोल्टेज मिलेगा होगा, ये क्या होगा, क्लोज हो जाएंगे, सोडियम के चैनल क्लोज हो जाएंगे। जैसे +30 मिली वोल्ट होगा, ये पोटेशियम के चैनल ओपन हो जाएंगे
और जैसे ही -90 मिली वोल्ट होगा ये पोटेशियम के चैनल क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। हमने एक पर्टिकुलर वोल्टेज देख लिया कि किस पे कौन सा चैनल ओपन होगा, किस पे कौन सा चैनल क्लोज होगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इम्पल्स का कंडक्शन देखेंगे तो पहला हम जो स्टेज देख रहे हैं वो रेस्टिंग स्टेज, जिसे हम पोलराइज स्टेज भी कहते हैं। ये कब होता है रेस्टिंग स्टेज, जब कोई स्टिमुलस या करंट नहीं आया होता, जब हमारे बॉडी पे कोई भी स्टिमुलस या करंट नहीं होता है, उस वक्त ये रेस्टिंग या पोलराइज स्टेज होता है। ठीक है, ये एक जॉन लिया। इस पर अगर जब रेस्टिंग स्टेज में है तो हम अगर देखें गैल्वेनोमीटर लगा के देखें कि इस वक्त भी कोई वोल्टेज है क्या रेस्टिंग स्टेज में भी, जब कोई इम्पल्स या कोई करंट नहीं आया फिर भी हम अगर देखें चेक करें कि इस टाइम भी कोई वोल्टेज है क्या। अगर हम जब जैसे ही गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और इसको चेक करते हैं कि इसमें कुछ वोल्टेज है, तो इसका वोल्टेज हमें कितना मिलता है, -70 मिली वोल्ट का वोल्टेज हमें मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या कहते हैं इसे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन, इसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में आरएमपी भी कहते हैं। इस वक्त हमें गैल्वेनोमीटर लगाने पे कितना आरएमपी मिला है, -70 मिली वोल्ट का आरएमपी हमें मिला है। ठीक है, इस वक्त क्या है, इस वक्त जब हम 70 मिली वोल्ट का रेस्टिंग है तो अंदर क्या है, अंदर निगेटिव चार्ज है और बाहर पॉजिटिव चार्ज है। हमें क्या मिला, अंदर निगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है। निगेटिव ऑन इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन, पॉजिटिव ऑन इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा ये -70 मिली वोल्ट का वोल्टेज तो हमें मिल गया, लेकिन अगर हम ये देखें कि अंदर निगेटिव और बाहर पॉजिटिव क्यों है, अगर अंदर निगेटिव है और बाहर पॉजिटिव है तो ऐसा क्यों है, तो ये देखने के लिए अगर हम देखें तो एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, ये एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है ये इस वक्त क्या है, ये इम्परमिएबल है। किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। किसके लिए इम्परमिएबल है, सोडियम आयन के लिए ये मेम्ब्रेन अभी इम्परमिएबल है। ठीक है, क्योंकि सोडियम चैनल जो है वो -55 मिली वोल्ट पर ओपन होगा। हमने पीछे देखा ना कि कौन सा चैनल कितने मिली वोल्ट पर ओपन होता है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी क्या है, अभी -70 मिली वोल्ट हो रहा है, तो इसलिए सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल अभी ओपन नहीं होगा। -55 मिली वोल्ट होगा तब इसका चैनल क्या होगा, ओपन होगा, यानी सोडियम अंदर नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें थोड़ा सा परमिएबल होता है पोटेशियम चैनल के लिए। पोटेशियम के लिए ये थोड़ा सा परमिएबल होता है, मतलब अगर हम देखें तो मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस। सोडियम के लिए नहीं है बट पोटेशियम के लिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, परमिएबिलिटी है इस मेम्ब्रेन में। क्यों, क्योंकि पोटेशियम चैनल ओपन रहते हैं -90 तक और अभी कितना हो रहा है, -70 हो रहा है। थोड़े से क्या है अभी आ जा सकते हैं पोटेशियम। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो अंदर कुछ निगेटिव चार्ज प्रोटीन भी होते हैं, यहाँ अंदर कुछ निगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन क्या है, इनके लिए भी इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल टू निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। और इम्परमिएबल टू पोटेशियम आयन, ये भी लिखिए, इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। ठीक है, क्या है, थोड़ी सी परमिएबिलिटी है पोटेशियम आयन के लिए और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए भी इम्परमिएबल है और सोडियम के लिए भी इम्परमिएबल है। ये दोनों बाहर अंदर आ जा नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या होगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा नहीं और अंदर जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज है वो भी बाहर जा रहा है ऑलरेडी, इसलिए अंदर ऑलरेडी निगेटिव चार्ज हो गया है, तो अंदर इसीलिए अंदर निगेटिव और बाहर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब अंदर परमिएबल है पोटेशियम के लिए, इम्परमिएबल है सोडियम के लिए और इम्परमिएबल है निगेटिव, मतलब अंदर का जो भी जितना भी निगेटिव चार्ज प्रोटीन है वो बाहर जा नहीं पा रहा है और पोटेशियम थोड़ा थोड़ा बाहर जा रहा है। तो जितना पोटेशियम यहाँ पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बहुत अंदर था वो भी बाहर निकल गया और अंदर केवल निगेटिव चार्ज बच गया, इसलिए अंदर निगेटिव हो गया और बाहर पॉजिटिव हो गया। इसको हम रेस्टिंग या पोलराइज स्टेज कहते हैं। हम डिपोलाइज स्टेज देखेंगे, जैसे ही कोई स्टिमुलस या करंट आया -55 मिली वोल्ट का, हमारे बॉडी पे जैसे ही कोई -55 मिली वोल्ट का स्टिमुलस या करंट आएगा वैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, क्योंकि सोडियम के चैनल -55 पर ओपन होते हैं। जैसे ही सोडियम के चैनल खुलेंगे वैसे ही बहुत तेज़ी से इन्फ्लक्स होगा सोडियम का, मतलब सोडियम बहुत तेज़ी से अंदर आएंगे। ठीक है, जैसे ही सोडियम अंदर आएंगे, यहाँ पे हम देख लीजिए हमने एक्सॉन लिया। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही समझिए कोई स्टिमुलस आया, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अंदर निगेटिव था और बाहर क्या था, पॉजिटिव था, ये था ना, अंदर निगेटिव था और बाहर पॉजिटिव था। जैसे ही कोई स्टिमुलस आया, ठीक है, जैसे ही कोई स्टिमुलस आया कितने का, -55 मिली वोल्ट का, वैसे ही सोडियम के चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और सोडियम बहुत तेज़ी से क्या करेगा, इन्फ्लक्स करेगा। सोडियम का क्या होगा, इन्फ्लक्स, ठीक है, इन्फ्लक्स ऑफ
सोडियम सोडियम उतनी तेज़ी से क्या अंदर आएगा, और तब तक सोडियम अंदर आता जाएगा जब तक चैनल ओपन है, ठीक है। और चैनल कब तक ओपन है, +30 मिली वोल्ट तक चैनल सोडियम का क्या रहेगा, ओपन रहेगा। -55 मिली वोल्ट पर सोडियम का चैनल ओपन होगा और +30 मिली वोल्ट पर सोडियम का चैनल क्या होगा, क्लोज होगा। और तब तक यहाँ पे जब तक +30 हो नहीं जाता तब तक सोडियम अंदर आता जाएगा। और जैसे ही स्टिमुलस आया -50 मिली वोल्ट का, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गया और सोडियम बाहर से क्या हो जाएगा, ढेर सारे सोडियम बहुत तेज़ी से अंदर आ जाएंगे, जिसके कारण ये क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सोप्लाज्म बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण ये चार्ज क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, चार्ज उलट जाएंगे बहुत सारे सोडियम अंदर आने की वजह से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव और बाहर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सोडियम बहुत सारे अंदर हैं, इसलिए यहाँ का चार्ज क्या हो गया, उल्टा हो गया। पहले पोलराइज था, अब ये डीपोलराइज्ड हो गया। पहले पोलराइज था, अब ये डीपोलराइज्ड स्टेट में हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ है यहाँ पे, इन्फ्लक्स ऑफ, जैसे इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होगा इनटू एक्सोप्लाज्म, वैसे ही क्या होगा, डीपोलराइजेशन, मेम्ब्रेन का क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा, डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन हो जाएगा। मेम्ब्रेन का क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन। जैसे ही डीपोलराइजेशन हो गया, क्या होगा, आउटर में क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑन आउटर साइड, पॉजिटिव ऑन इनसाइड। जैसे ही बाहर क्या हुआ, बाहर निगेटिव ऑन आउटर साइड, पॉजिटिव ऑन, अंदर पॉजिटिव हुआ और क्या हो जाएगा, बाहर निगेटिव हुआ। जैसे ही +30 मिली वोल्ट होगा, मतलब सोडियम का चैनल क्या होगा, बंद होगा, और जैसे ही +30 मिली वोल्ट होगा, वैसे ही एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स क्या होगा, बनेगा। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स बनेगा, ये चार्ज उलट जाएंगे। जैसे ही चार्ज उल्टा होंगे, ठीक है, ये क्या होगा, ये पूरा सर्किट बनता जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये सर्किट बनता जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव होता जाएगा, और चार्ज आगे बढ़ता जाएगा। और ये चार्ज जैसे ही बढ़ता जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक सर्किट बनाएगा। एक सर्किट बनाते बनाते ये नर्व इम्पल्स आगे बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये एक्सॉन है, यहाँ पे क्या है, ये डीपोलराइज्ड, और डीपोलराइज्ड इतने तक हुआ है, क्या हुआ है, डीपोलराइज्ड इतने तक ही है। यहाँ पे क्या है, पहले जैसा यहाँ पे पोलराइज्ड स्टेट है, यहाँ पे भी यहाँ पहले जैसा पोलराइज्ड है, ये डीपोलराइज्ड है, ये पोलराइज्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव हुआ था, पॉजिटिव से निगेटिव, ये इम्पल्स क्या हुआ, आगे बढ़ता गया था, ठीक है। और ये फिर क्या होगा, कुछ देर बाद अगर हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ देर बाद देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए पार्ट है, तो हम ए पार्ट को भी नहीं देखेंगे। ये यहाँ पे, ये जो है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है ना, तो ये स्टेज यहाँ पे आ जाएगा, बी हो गया और ये सी हो गया। हम दो पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये डीपोलराइज्ड हो गया, यहाँ पे कैसा था, पोलराइज्ड था। डीपोलराइज्ड में क्या हुआ था, अंदर पॉजिटिव चार्ज था, बाहर निगेटिव चार्ज था, और पोलराइज्ड में क्या था, अंदर निगेटिव और बाहर पॉजिटिव। ये पोलराइज्ड है। सबसे पहले हमने पोलराइज्ड स्टेज देखा था, जिसे हम रेजिस्टिंग स्टेज भी कहते हैं। फिर डीपोलराइज्ड हुआ था जब सोडियम के चैनल ओपन हुए थे, ठीक है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे क्या होता है, ए पार्ट में क्या आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ही +30 मिली वोल्ट हुआ था, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो गए थे, क्लोज हो गए थे। अब क्या होगा, अब पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल होंगे, ओपन होंगे। अब पोटेशियम के चैनल क्या होंगे, ओपन होंगे, ठीक है। जैसे ही पोटेशियम के चैनल ओपन होंगे, क्या होगा, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, ठीक है, आउट ऑफ सेल। मतलब इफ्लक्स का मतलब अंदर आना, और इफ्लक्स मतलब बाहर जाना। क्यों, क्योंकि पोटेशियम अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो क्या होगा, अंदर से बाहर जाएगा। इफ्लक्स ऑफ चैनल में हमने पढ़ा था ना, हाई टू लो काम करेगा, ठीक है। इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आउट ऑफ सेल जाएगा, ठीक है। मतलब पोटेशियम सेल के अंदर से बाहर जाएगा, और कब तक जाएगा, -90 मिली वोल्ट तक बाहर जाएगा पोटेशियम। क्यों, क्योंकि -90 मिली वोल्ट पर क्या होगा, पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज हो जाएगा। वैसे तो पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल -70 पे क्लोज होता है, लेकिन यहाँ पे -90 पे क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइपर पोलराइजेशन। तो जितना पॉजिटिव था वो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला गया। जितना भी पॉजिटिव अंदर था वो कहाँ जा रहा है, अब बाहर जा रहा है। और फिर से क्या हो जाएगा, अंदर निगेटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस हम स्टेज को क्या कहते हैं, इस स्टेज को, ए पार्ट को हम रीपोलराइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, रीपोलराइजेशन, ठीक है। और ये क्रम चलता है, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन। ये क्रम क्या होगा, चलता जाएगा आगे, इम्पल्स आगे बढ़ता जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता जाएगा, इम्पल्स आगे चलता जाएगा।
और इम्पल्स का कंडक्शन होता जाएगा। अच्छा, ये तो हमने देख लिया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पोटेशियम का गेट क्या हो गया था, बंद हो गया था, और यहाँ पे भी क्या, सोडियम का गेट बंद हो गया था। गेट क्लोज होने की वजह से कुछ सोडियम अंदर फंसा रह गया था और कुछ पोटेशियम बाहर। तो उसे हम मेंटेन करने के लिए सोडियम और पोटेशियम को अपनी अपनी जगह पे, जहाँ जैसे बाहर सोडियम ज़्यादा था और अंदर पोटेशियम ज़्यादा था, तो इसे हमें मेंटेन करना होगा। और इसे मेंटेन करने के लिए पंप खुलेंगे, क्या होंगे, इसे ही मेंटेन करने के लिए पंप ओपन हो गए। और पंप क्या करता था, लो टू हाई, मतलब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता था। तो इसमें एटीपी का यूज होगा और जो भी सोडियम अंदर फंसे रह गए थे उन्हें बाहर कर देगा, और जो पोटेशियम बाहर रह गए थे उन्हें अंदर ले आएगा, और ऐसे ही क्या होगा, इम्पल्स का कंडक्शन होता जाएगा।